हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पलक स्टडी रूम। और आज हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी के लेक्चर 4 में राज्यपाल के सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल का आधा जो हिस्सा है हमने लेक्चर 3 में कवर कर लिया है। आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने राज्यपाल का एक भाग कवर कर लिया है और इस लेक्चर में हम गवर्नर की जो पावर है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि हम यूनिट 5 के राज्यपाल और यूनिट मीन्स के यूनिट 4 के नियुक्ति शक्ति एवं स्थिति जो राज्यपाल की है इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ दोनों को कवर करेंगे। तो इस सीरीज में हमने जो हमारा पहला मॉड्यूल है उसके तीनों पॉइंट को है जो कवर कर लिया है और अब हम दूसरे मॉड्यूल के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी राज्य सरकार के अंतर्गत हमने अध्याय एक जो है जिसके तहत आर्टिकल 152 राज्य की परिभाषा के बारे में पहले ही बात की है और अब अध्याय 2 राज्य की कार्यपालिका जहां पर 153 से लेकर 167 तक के आर्टिकल के प्रावधानों को हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें राज्यपाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और अब इस राज्यपाल के से जुड़ा हुआ ये हमारा दूसरा लेक्चर है। कल हमने एक प्रश्न जो है आपसे लेक्चर के अंत में पूछा था कि राज्यपाल की योग्यता एवं सेवा शर्तें बताइए। हमने जैसे कि कल के लेक्चर में इनके बारे में डिटेल में चर्चा करी थी, तो उसको हमें जो है वो रिटन यानी एक मीन्स के आंसर के रूप में लिखना है, जिसका उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से जो पढ़ते हैं उसको आंसर में जो है वो कन्वे कर पाते हैं या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे आप उस प्रश्न के उत्तर को देख सकते हैं कि हमने लिखा कि राज्य सरकार के संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल है। इसकी योग्यता और इसकी जो सेवा शर्तें हैं निम्न आर्टिकल में उल्लिखित हैं। फिर हमने योग्यता के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु होना। फिर हमने इसमें परंपरा भी बताई कि निवासी नहीं होना चाहिए, मूल निवासी, और जो है मुख्यमंत्री से जो है वो सलाह भी इसके माध्यम से करेंगे। फिर हमने टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखी कि संसद विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, लाभ के पद पर भी नहीं होगा और
वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकेगी। फिर हमने कहा कि तटस्थता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रखने हेतु उपरोक्त प्रावधान जो है वो किए गए हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। देख लेते हैं राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। गवर्नर के पावर एवं फंक्शंस की बात यहां पर करेंगे तो राज्य का संवैधानिक एवं औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख है और संविधान के द्वारा उसे निम्न जो पावर है वो दी गई है। इनके शक्तियां और कार्य एक ही हैं क्योंकि जो उसके पास पावर है वही वो कार्य करेगा। तो जो दोनों ही शब्दों के लिए हम सेम ही आंसर को फ्रेम करेंगे। तो इसकी जो पावर्स हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी इसकी जो कार्यकारी शक्ति है उसकी बात करेंगे। फिर हम इसकी लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्ति के बारे में बात करेंगे। फिर इसकी फाइनेंशियल पावर की बात करेंगे। इसकी स्वविवेकी शक्ति यानी कि डिस्क्रेशनरी पावर के बारे में बात करेंगे। फिर इसकी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति और कुछ अदर शक्तियों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। विशेष तथ्य में आप ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये बेसिकली जो है एक कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा है कि संविधान द्वारा निर्धारित है और संवैधानिक मर्यादा मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श के आधार पर। तो जब भी हम इसकी शक्तियां लिखेंगे तो ये कंक्लूजन हम आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो कार्यकारी शक्तियां हैं उसको देखेंगे जिसमें जो सबसे पहला है वो है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, अपॉइंट अदर मिनिस्टर तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 के तहत 4 राज्यों में एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति होती है। बिहार में अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। फिर देखते हैं कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है आर्टिकल 165 के तहत। निर्वाचन आयुक्त को अपॉइंट करेगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी क्या करता है, अपॉइंट करता है ये। एज वी नो कि जितनी भी ये अपॉइंटमेंट होती हैं वो जो मंत्री परिषद होती है उसके सलाह पर ही ये अपॉइंट करेगा। ये स्वयं के विवेक के अनुसार किसी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर सकता है। कार्यकारी शक्तियों के इसकी जो अंदर कार्यकारी शक्तियां हैं उसमें देखते हैं कि राज्य प्रशासन संबंधी जानकारी मांग सकेगा आर्टिकल 167। तो गवर्नर कैन आस्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव या रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकेगा। ऐसा कोई निर्णय जो किसी एक मंत्री ने लिया हुआ है उसको मंत्री परिषद के द्वारा उस पर विचार करने के लिए ये कह सकता है। ये विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, चांसलर ऑफ द ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं उनका चांसलर यही होगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तो अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस आर्टिकल 233 के द्वारा।
राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है आर्टिकल 234 के तहत। ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट जुडिशरी सर्विस, वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट यानी हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, आर्टिकल 217। तो ये है इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लेजिस्लेटिव पावर या इसकी जो विधायी शक्तियां हैं इसके बारे में। तो जो पहला काम इसका लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 168 कहता है कि राज्य विधानमंडल राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद एवं राज्यपाल से मिलकर बनेगी। विधानमंडल का सत्र बुलाता है यानी इसको समन करेगा सेशन को। इसके अलावा सेशन को सत्रावसान करेगा और विधानसभा का विघटन यानी कि इसको डिसॉल्व भी कर सकता है 174 के तहत। दोनों सदनों को संबोधन एवं संदेश भेज सकता है। कैन एड्रेस ईदर हाउस और बोथ, आर्टिकल 175 के तहत। वहीं प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को, यानी जैसे ही आम चुनाव होते हैं, नई विधानसभा बनती है, तो उसका जो पहला सत्र होगा, साथ ही साथ जब नए वर्ष का प्रारंभ होता है तो उसका जो पहला सत्र होता है, इन दोनों सत्र को ये संबोधित करता है, एड्रेस करेगा और इसे ही विशेष अभिभाषण बाय गवर्नर कहा जाता है, यानी ये स्पेशल एड्रेस होता है। इसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद वैकेंट होने पर एक्टिंग स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। कार्यवाहक अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर नहीं हो तो जो उसके कार्यों को संपन्न करने के लिए या उसकी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट कर सकेगा। आगे देखेंगे कि इसकी जो विधायी पावर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आ जाता है विधेयकों पर शक्तियां, पावर्स रिगार्डिंग बिल्स। तो इससे जो जुड़ा हुआ आर्टिकल है वो है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 के तहत ये विधेयकों पर स्वीकृति देता है। तो आर्टिकल 200 के तहत इसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कैन गिव एसेंट टू द बिल, यानी कि उसको स्वीकृति दे सकेगा। कैन विदहोल्ड असेंट टू अ बिल, यानी कि स्वीकृति को रोक के रख सकता है जिससे जो है विधेयक समाप्त हो जाता है। कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि पुनर्विचार करने के लिए यदि राज्यपाल को लगे कि जो विधेयक है, जो बिल है, उसमें जो संविधान की चीजें संविधान के अनुरूप यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल चीजें नहीं है तो पुनः विचार के लिए कह सकता है। किंतु when repassed he is bound to give assent, तो अगर वह पुनर्विचार के बाद भी सुधार अथवा बिना सुधार के वापस आता है, संशोधन या बिना संशोधन के अगर वो वापस आएगा, तो फिर राज्यपाल इस बार जो होगा बाउंडेड होगा
उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, तो ये बिल को रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए यदि राज्यपाल को लगे कि जो मुद्दा है राष्ट्रीय महत्व का है और इस बिल का पास होना सही नहीं है, या इस बिल को पास तभी होना चाहिए जब राष्ट्रपति इस पर अपने विचार देख ले या उसको कंसीडर करे। जस्ट बिकॉज कि राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी होता है और केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना और इस बात को सुपरवाइज करना कि राज्य में सभी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से चल रही हैं, इसके लिए वह बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देता है। आर्टिकल 200 के तहत ये सारी चीजें हैं। फिर बात करते हैं अजविनो कि दो प्रकार के विधेयक होते हैं, एक होता है सामान्य विधेयक और एक होता है मनी बिल। हालांकि तीन प्रकार के माने जाते हैं, फाइनेंशियल, मनी बिल और एक होते हैं जनरल बिल्स। तो धन विधेयक जो कि आर्टिकल 199 में तो धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा यानी प्री रिकमेंडेशन के द्वारा जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके संदर्भ में भी वो स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को रोक सकता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, लेकिन यहाँ पर पुनर्विचार के लिए यानी रिकंसिडरेशन के लिए इसे वापस नहीं भेज सकता। कारण सिंपल सा है कि आर्टिकल 199 के द्वारा पूर्व रिकमेंडेशन इसको मिला हुआ है, तो जिसको राज्यपाल ने स्वयं रिकमेंड किया है उसको पुनः कंसिडरेशन के लिए भेजने जो है वो अनुच्छेदों या फिर में प्रतिच्छेद या एक दूसरे का कटाव करेंगे, तो इसलिए इनको रिकंसीडर नहीं किया जाएगा। राज्यपाल के वित्तीय फाइनेंशियल पावर्स के बारे में बात करें तो राज्य का वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत कराएगा। तो जो एनुअल बजट होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने क्या करेगा, लेड या प्रस्तुत करेगा, उसको रखेगा। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा से ही प्रस्तुत किए जाएंगे, आर्टिकल 199। बजट आर्टिकल 202। राज्यपाल की अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन के बिना कोई भी जो है वो अनुदान मांग यानी जो ग्रांट बिल होते हैं उनको जो है वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल जो कि संविधान के 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रावधानित किया गया है। तो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन को बनाएगा, का गठन करता है और राज्य की जो कंसोलिडेटेड फंड है और जो कंटीजेंसी फंड, इन दोनों का संचालन पर जो है इसका अधिकार होता है। इसकी हम स्वविवेकी शक्तियों की बात करें तो इसके पास कुछ तो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों यानी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बात करते हैं। ऐसी शक्तियां
जिनके लिए राज्यपाल मंत्री परिषद के प्रति या उसकी सलाह की आवश्यकता उसे नहीं है, अपने विवेक के अनुसार उसका निर्णय कर सकता है। तो जैसे राज्यपाल किसी विधेयक पर स्वीकृति दे तो उसे असेंट करने के लिए किसी बिल को वह मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक नहीं है। किसी भी बिल को विथहोल्ड करने के लिए भी उसको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। पुनर्विचार को वह अपने विवेक के अनुसार भेजेगा। राष्ट्रपति के लिए वह अपने विचार पर ही रखेगा। उसके लिए जो रिजर्व करता है वो भी इच्छानुसार करेगा, अपने विवेक के अनुसार उसको करेगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता कि किसी भी राज्य का जो प्रशासन है वो संवैधानिक सिस्टम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रहा है या नहीं, इसके संदर्भ में यदि आर्टिकल 365 के तहत राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगा तो वह भी अपने विवेक के अनुसार करेगा। इसकी एक स्लाइड और होनी चाहिए। इसमें एक स्लाइड मिसिंग है। I can make some space to tell you that. तो इसकी जो स्वविवेकी शक्तियों में कुछ पॉइंट जो है तो देखो, जब तो यदि जो सीएम है उसको बहुमत ना मिला हो, उसको बहुमत ना मिला हो तो देख लेते हैं कि जो बहुमत नहीं होने पर सीएम को अपॉइंट कर सकता है, यानी किसी भी दल के नेता को या किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए क्या कर सकता है, इनवाइट करेगा और उसे एक मंथ के भीतर जो है वो अपना विश्वास जो है वो प्रस्तावित करना होता है, यानी कि उसको 1/6 जो एमएलएज होते हैं, एमएलएज को अपने सरकार के पक्ष में करना होता है, यानी वोटिंग में उसके पास 1/6 की वोटिंग होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में वो जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। और बाकी इतने ही सारे जो है वो इसके स्वविवेकी यानी डिस्क्रेशनरी जो इसकी पावर्स है वो यही पावर्स है। इसकी अन्य पावर में एक पावर जो है वो ऑर्डिनेंस को जारी करना जो है, आर्टिकल 213 जारी करेगा। ये स्लाइड यहाँ पे मिसिंग है शायद एक, और ये जो इसको हम अगले तीसरे चैप्टर में इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, अध्यादेश के बारे में। अन्य शक्तियों की बात करें इसके तो विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में ये निर्णय लेता है। ये जो निर्णय है
वो ईसी की सलाह पर ये जो निर्णय है वो है, तो ईसी की सलाह पर ये निर्णय जो है वो लेता है। राज्य के प्रशासन के सुचारू संचालन यानी कंटिन्यूअस प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए कमेटीज का जो है वो गठन करता है और राष्ट्रीय महत्व के अवसर पर राज्य का प्रतिनिधित्व जो है ये करता है। यहाँ पे जो फैक्ट लिखे हैं इन फैक्ट को हम इंट्रो और कंक्लूजन के रूप में जो है वो उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय, न्यायिक क्षेत्रों में इसकी भूमिका, ये जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। परंतु राज्य प्रशासन में संवैधानिक उत्तरदायित्व मंत्री परिषद का होता है। वह कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक पर भी कार्य करेगा, मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर ही ये कार्य करेगा, संविधान का संरक्षक होता है। as we know कि न्यायालय या न्याय as we know कि जो न्यायपालिका है वह संविधान का रक्षक होती है, किंतु संवैधानिक तंत्र के रूप से यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है राज्य का संचालन हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक होता है। संवैधानिक एवं औपचारिक कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। राज्य पुरस्कारों एवं सम्मानों की स्वीकृति प्रदान करता है। मध्य प्रदेश के राज्यपालों की सूची की बात करेंगे और अभी जो है वो बहुत ज्यादा ये लंबी सूची है, तो इसके थोड़े से पार्ट्स कवर करेंगे और फिर अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल एवं सबसे कम समय तक यानी शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड तक यानी शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ये रहे हैं। 1948 के जयपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। संविधान सभा के सदस्य रहे। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक एक पुस्तक जो इनकी है, साथ ही जेवीपी समिति जो कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित थी और जून 1949 में बनी थी। इसके भी ये सदस्य रहे हैं। स्पेसिफिक इनके कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इनके केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट ही हमको जो है याद करने हैं। अगला है हरि विनायक पाटस्कर। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है ये। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो है वो मेंबर रहे। लॉ मिनिस्टर विधि मंत्री जो है वो रहे और हिंदू कोड बिल इन्होंने प्रस्तुत किया था। तीसरे नंबर पर आते हैं केसी रेड्डी, मैसूर वर्तमान कर्नाटक के पहले सीएम रहे। 2 बार
राज्यपाल बनने वाले हैं और संविधान सभा के सदस्य हैं। अभी सीक्वेंस से तीनों ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य रहे हैं। फिर आ जाते हैं पीवी दीक्षित, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, द फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर बने, तत्कालीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 1966 में केवल 6 दिन के लिए ये एक्टिंग गवर्नर के पद पर रहे और 1982 में प्रथम लोकायुक्त मध्य प्रदेश के बनाए गए। फिर आ जाते हैं केसी रेड्डी, ये अगेन अपॉइंटेड एज गवर्नर। 6ठे नंबर पर सत्यनारायण सिन्हा, ये लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम। तो इंदिरा गांधी के समय ये जो थे लोकसभा के नेता थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रपति शासन 1973 में इनके समय लगा। तो जो पहला प्रेसिडेंट रूल था इनके टाइम पर इम्पोज किया गया था। भोपाल जिला और सागर संभाग 1972 में इनके समय बने थे। फिर निरंजन नाथ वांचू अथवा एन वांचू, मध्य प्रदेश के सतना जिले के निवासी और परंपरा के विपरीत एकमात्र राज्यपाल जो कि मध्य प्रदेश के निवासी थे और राज्यपाल के पद पर रहे। सीएम पुनाचा कुर्ग के सीएम रहे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य और तृतीय राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। बाकी राज्यपाल को हम अगली क्लास में देखेंगे और मुझे भी बहुत ज़्यादा ये है बचे हुए हैं। तो आज के प्रैक्टिस कॉर्नर में हम बात करें तो आज का जो प्रश्न है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की लेजिस्लेटिव पावर को लिखना है, 60 वर्ड्स में लिखेंगे। साथ ही आपके लिए प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन हैं कि शपथ का वर्णन किस अनुसूची में है राज्यपाल, और जो शपथ है वो किस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है। कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखें और टेलीग्राम पे अपने लिखे हुए आंसर्स को आप सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पलक स्टडी रूम। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडी। मिलते हैं अगले लेक्चर में।